तो स्वागत है बच्चों आप सभी का आर्यम क्लासेस में। तो चलिए आज आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड क्लास 10 हिंदी का जो है काव्य खंड का कविता संख्या 4 आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस कविता को पूरी तरह से समझने के लिए और साथ ही इस कविता से संबंधित चाहे वह ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो या फिर सब्जेक्टिव प्रश्न हो, एकदम आप चुटकियों में हल कर सकते हैं अगर इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप देख लेते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप लोग ध्यान पूर्वक समझते चलिए। पहले जो है हम स्वदेशी कविता के कवि जो हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी, उनके बारे में आपको बताते हैं। फिर जो है कविता को जो है आपको लाइन बाय लाइन हिंदी अर्थ जो है भावार्थ समझाएंगे। तो चलिए देखिए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन स्वदेशी कवि के लेखक जो है कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। स्वदेशी कविता के लेखक कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी। अब देखिए, इनसे संबंधित बातों को जान लेते हैं। तो इनका जन्म जो है 1855 ईस्वी में हुआ। कब हुआ है? 1855 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ है? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। और जो है कहे जाते हैं कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी जो है भारतेंदु युग के, किस युग के? भारतेंदु युग के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। तो आपसे पूछे जाएंगे कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी जो है किस युग के कवि है? तो आपको क्या बोलना? भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। उसके बाद जो है इनसे संबंधित जो है और कुछ बातें जब आगे जाते हैं तो कहे जाती इन्होंने जो है एक समाज भी बनाए थे जिसका नाम इन्होंने रखे थे रसिक समाज। कौन सी समाज? रसिक समाज, जो कि 1874 ईस्वी में स्थापित किए थे। जिस प्रकार आप सुने हैं आर्य समाज, जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने शुरू किए थे, और ठीक उसी प्रकार से इन्होंने समाज बनाए थे। इस समाज में चाहे किसी भी जाति किसी भी धर्म के लोग हैं तो इसमें आकर के रह सकते हैं अगर आपके साथ भेदभाव हो रहा है। ठीक उसी प्रकार का समाज इन्होंने बनाए थे। कब बनाए थे? 1874 ईस्वी में। देखिए यहाँ ध्यान से 1874 ईस्वी में। कब बनाए थे? 1874 ईस्वी में। देखिए कहाँ पे? मिर्जापुर में। और मिर्जापुर कहाँ पड़ता? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद जो है और भी जो है इनसे संबंधित बातें जब जानते हैं तो कहे जाते हैं ये जो है अपना आदर्श जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। अब कहिएगा आदर्श क्या होता है? जिस प्रकार आप भी किसी व्यक्ति को देख कर जो है आपके अंदर जो है प्रतिभा नए नए उत्पन्न होते हैं कि हम भी उन्हीं के तरह बने, तो आप समझ जाइए कि वह आपके लिए क्या है? आदर्श है। जैसे आप पढ़ाते हुए किसी को देखते होंगे तो आप भी सोचते होंगे कि हम भी इनके जैसे पढ़ाए, तो आपके लिए आदर्श वही बन गए जिनके विषय में आप बार बार सोचते हैं, समझते हैं कि ये व्यक्ति महान है मेरे लिए, तो वह आपका आदर्श कहलाएगा, वह व्यक्ति आपके लिए। चलिए तो आगे देखिए। तो अगर आपसे पूछ ले कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी का आदर्श कौन थे, तो क्या बोलिएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। उसके बाद जो है देखिए ध्यान से, वे निहायती जो है कलात्मक एवं अलंकृत गद्य लिखते थे। क्या लिखते थे? निहायती मतलब देहात से संबंधित, गांव से संबंधित जो है ये हमेशा गद्य लिखते थे, कहानियां लिखते थे। आगे देखिए, और जो है इन्होंने कई सारे पत्र पत्रिका का भी संपादन किए थे। पत्र पत्रिका क्या होता है? जिस प्रकार आप देखते हैं दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, तो ठीक उसी प्रकार अपने समय में इन्होंने कई पत्र पत्रिका का भी संपादन मतलब उनका भी प्रचलन इन्होंने अपने जीवन में शुरुआत किए थे। जैसे हम देखिए क्या नाम है, देखिए आनंद कदम्बिनी, उसके बाद है मासिक पत्रिका, नागरिक निदर नामक साप्ताहिक पत्रिका, ये सारे इन्होंने चलाए थे। तो आपको नाम याद रखना ये सारे पत्र पत्रिका का। उसके बाद जो है इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन का भी अध्यक्ष बन चुके थे, अध्यक्ष भी बने थे कलकत्ता में। कहाँ पर? देखिए वे हिंदी साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन के सभापति भी रहे थे। कौन? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी। आगे और चलते हैं थोड़ा, तो देखिए और कहे जाते हैं कि इन्होंने जो है उनकी रचना, किनकी रचना? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी की रचना जो है प्रेम घन सर्वस्वर, कौन सा? प्रेम घन सर्वस्वर नामक से संग्रहित है। आगे देखिए, उसके बाद जो है
ये कई सारे चीज लिखते थे। जैसे में देखिए नाटककार थे क्या निबंधकार थे, नाटककार थे, कवि थे, समीक्षक थे। तो आपसे अगर पूछ ले कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी क्या क्या थे, तो आप क्या बोलिएगा? निबंधकार, नाटककार, कवि, समीक्षक। ये सभी आपको टिक लगाना है अगर पूछ दे। साथ ही देखिए आगे क्या कह रहा है, भारत सौभाग्य और प्रिया रमागमन उनके जो है प्रसिद्ध नाटक है। तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी के प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं, तो आप क्या बोलिएगा? भारत सौभाग्य पहला, दूसरा प्रयाग रमागमन। ये दो नाटक आपको एकदम याद रखना है, क्योंकि यही दो नाटक आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे कि किनके नाटक है। आगे देखिए, उन्होंने जो है जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखे। तो एक काव्य के बारे में भी याद रखना। देखिए कौन सा काव्य, ध्यान दीजिए यहाँ पे कौन से काव्य है? उन्होंने मतलब किन्होंने? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी ने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी का प्रमुख काव्य कौन सा है? जीर्ण जनपद। उसके बाद देखिए, जिसमें जो है ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है। किसका है? अगर आपसे पूछ दे कि जीर्ण जनपद में किसका वर्णन है, कहाँ का वर्णन है, तो आपको क्या लगाना है? ग्रामीण जीवन का। आगे देखिए, प्रेमघन ने काव्य रचना अधिकांशतः जो है ब्रज और अवधी भाषा में की। तो इनके जितने भी काव्य रचना है सभी में कौन सी भाषा मिलते हैं? ब्रज और अवधी भाषा। कौन सी भाषा? ब्रज और अवधी भाषा। तो ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी जो है अपनी कविताओं में कौन सी भाषा का उपयोग करते थे? तो काव्य में, किसमें? काव्य में। तो आपको क्या लगाना है? ब्रज और अवधी भाषा। कौन सी भाषा? ब्रज और अवधी भाषा। आगे देखिए, साथ ही देखिए क्या कहते, किंतु युग के प्रभाव के कारण उन्होंने जो है, देखिए युग के प्रभाव के कारण उनमें जो है खड़ी बोली का व्यवहार, और देखिए यहाँ पे कौन सा? खड़ी बोली। युग जब परिवर्तन हो रहा था तो इन्होंने अधिक से अधिक प्रयोग जो किया खड़ी बोली का। किस बोली का? खड़ी बोली का। आगे देखिए, आगे क्या है देखिए, आगे जो है इनसे संबंधित कुछ बातें और भी। देखिए उन्होंने जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता की चेतना को अपना, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है, राष्ट्रीय स्वाधीनता की चेतना को अपना देखिए सहचर बनाया। क्या बनाया? सहचर बनाया। इस प्रकार से क्या कह रहे हैं कि ये जिस समय थे, तो आपको पता चल रहा होगा कि जिस समय बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी थे उसी समय स्वतंत्रता संग्राम भी हो रहे थे। अब जो है इनसे संबंधित मुख्य बातें एक और बच गया यहाँ पे। देखिए जैसे देखिए, प्रेमघन सर्वस्वर से संकलित दोहों का जो है गुच्छा। कौन सा? देखिए यहाँ पे प्रेमघन सर्वस्वर से संकलित दोहों का गुच्छा स्वदेशी शीर्षक के अंतर्गत यहाँ प्रस्तुत है। कौन से? देखिए अगर आपसे पूछ दे कि प्रेमघन सर्वस्वर से संकलित कौन सा कविता है आपके पाठ्य पुस्तक में, तो क्या बोलिएगा? स्वदेशी। कौन सा? स्वदेशी। तो देखिए इस तरह से अब जो है इस मतलब इस कविता से संबंधित जो कवि हैं, स्वदेशी कविता के कवि जो हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी, अगर इन सभी बातों को याद रखते हैं तो काफी हो गया। अब चलिए हम कविताओं की ओर चलते। देखिए तो कविता का नाम क्या है? स्वदेशी। क्या नाम है? स्वदेशी। देखिए स्वदेशी, स्व मतलब अपना, देश मतलब स्व मतलब अपना, देशी मतलब देश। आगे देखिए, अब यहाँ पे क्या कहता है,
सब, देखिए, सबे विदेशी वस्तु नर गति रीति रीत लखात। कवि क्या कह रहे हैं कि सभी वस्तुएं जो है, देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, सबे विदेशी वस्तु, जितने भी वस्तु आपको दिख रहा है सभी वस्तु जो है विदेशी हो गया है। कौन हो गया? विदेशी वस्तु। नर मतलब मनुष्य जो है, पुरुष जो है, पुरुष जो है, नर मतलब होता है पुरुष, गति, उस पुरुष की गति जो है, और रीति जो है, देखिए गति रति मतलब गति रति रीत लखात, जितने भी उनके गति हैं, उनके चाल चलन है, रीति रिवाज है, सभी जो है विदेशी होते जा रहे। क्या होते जा रहे? विदेशी होते जा रहे। आगे देखिए क्या कहते हैं, भारतीयता कछौ ना अब भारत में दर्शात। कहते हैं कि भारतीयता कछौ मतलब भारत के चीज जो है उसके अंदर, मतलब भारतीयता उनमें जो है कुछ भी अब दिखता ही नहीं है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारतीयता कछू ना अब भारत में दर्शक। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि अब जो है भारतीय लोगों में भारतीयता के लिए उनके दिल दिमाग में कुछ भी जगह बचा ही नहीं है। आगे क्या कहते हैं देखिए, मनुज भारतीय देखी कौ सकत नहीं पहचान। क्या कहते हैं? मनुज, मनुज मतलब कोई एक लड़का है मनुज, तो कहते उसको देख करके कोई यह नहीं कह सकता है कि वह मुस्लिम है या हिंदू है, केथो ये क्रिश्चियन, या मुस्लिम है या हिंदू है या क्रिश्चियन है, कोई देख करके नहीं बता सकता है। फिर से देखिए, कहते मनुज भारतीय देखी कौ सकत नहीं पहचान, मुस्लिम हिंदू केथो के है ये क्रिश्चियन। कहते हैं कि कोई लड़का को मनुज, मान लीजिए कोई मनुज नाम का लड़का है, उसको देख करके जो है कोई नहीं बता सकता है कि वह लड़का जो है हिंदू है या मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, क्योंकि सबकी पहनावा जो है, वेशभूषा जो है, सबका रहन सहन एक समान होते जा रहा है। आगे देखिए, कहते हैं पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए। कहते हैं जब आप विद्या पढ़िएगा कहाँ की? दूसरे देशों की, अंग्रेजी पढ़िएगा तो आपकी बुद्धि भी क्या हो जाएगा? अंग्रेजी ही न होगा। आगे कहते हैं कि चाल चलन परदेश की गई इन्हें अति भाई। कहते हैं चाल चलन मतलब उसका रहन सहन का तरीका जो है उनको जो है दूसरे देश का पसंद आ गया है। देखिए यहाँ कह रहा है चाल चलन परदेश की गई इन्हें अति भाई। सभी लोगों को जो है, भारतीय लोगों को जो है, सभी भारतीयों को जो है दूसरे देशों की जो है रहन सहन जो है, उनका तौर तरीका जो है अधिक पसंद आ गया है। आगे कहते हैं ठठे विदेशी ठाट सब बनियो देश विदेश। कहते हैं सभी जगह जो है ठाट बाट जो है, दबदबा जो है सब जगह किसका है? विदेशी वस्तुओं का। किसका है? विदेशी वस्तुओं का। इसी वजह से जो है कहता है देश जो है बन गया विदेश। क्या बन गया? विदेश। जब सभी जगह विदेशी वस्तुओं का ही ठाट बाट करने का अर्थ दबदबा है, उन्हीं का पकड़ है, उन्हीं का सभी जगह मांग है, तो देश भी क्या बनते जा रहा है? विदेश होते जा रहा है। आगे कहते हैं सपने हु जिनमें ना कछऊ भारतता लेस। कहते हैं अब सपने में भी लोगों के दिल दिमाग में जो है भारतीयता अब नहीं बचा है। आगे देखिए क्या कहते हैं, बोली सकत नहीं हिंदी, बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग। क्या कहते हैं जब हिंदू लोग ही हिंदी नहीं बोल पाते हैं तो अब हिंदू लोग कहाँ से मिलेंगे? देखिए यहाँ कहते हैं बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग। कहते हैं जब हिंदू लोग ही हिंदी नहीं बोल पाते हैं तो अब हिंदू लोग आपको कहाँ से मिलेंगे? आगे कहते हैं अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। कहते हैं सभी लोग जो है अंग्रेजी ही, अंग्रेजी का ही बड़ाई करते हैं, अंग्रेजी का ही गुणगान करते हैं। आप देखते हैं थोड़ा सा अंग्रेजी पढ़ लेते कितना बड़ा उसका करते रहते कि मेरा तो बेटा पूरा अंग्रेजी जानता है, पूरा अंग्रेजी में बात करता है। ठीक साथ ही कहते हैं अंग्रेजी उपभोग।
देखते हैं सभी लोग जो है आजकल अंग्रेजी का ही वो करते हैं। कहने का अर्थ हुआ पिज्जा, बर्गर, मोमोस, ये सब क्या है? सभी विदेशी वस्तु है जिसको हम लोग खाते हैं बहुत ही पसंद से। तो उपभोग भी क्या करते हैं? अंग्रेजी। आगे कहते हैं अंग्रेजी वाहन, वसन, वेश, रीति और नीति। कहते हैं कि सभी जगह जो है अंग्रेजी, मतलब अंग्रेजी गाड़ी, मतलब विदेशी गाड़ी ही, वसन मतलब कपड़ा, कपड़ा भी देखते हैं, पहनावा सभी लोगों का बदलते जा रहा है, पहनावा भी विदेशी लोगों की तरह पहनते हैं, वेशभूषा, तौर तरीका, रीति रिवाज और नीति मतलब बुद्धि, सोच भी बनते जा रहे हैं विदेशी अंग्रेजों की तरह। आगे कहते हैं अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। देखिए क्या कहते हैं, अंग्रेजी मतलब विदेश की जो है वस्तु जो है, रुचि, सबको रुचि है, पसंद है, और गृह मतलब घर, सकल मतलब टोटल, घर में जितने भी वस्तु है सभी जो है वस्तु देश के विपरीत है। आप जितने भी वस्तु दूसरे देशों की सामान खरीदते हैं वह तो आपके देश के लिए हानिकारक है, आपके देश का विरोधी है, फिर भी जो है आप लेते हैं, तो वह देश के विपरीत ही है ना। आगे देखिए क्या कहते हैं, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये संकुचित लजात। क्या कहते हैं, हिंदुस्तानी नाम। देखिए थोड़ा सा जब वह दूसरे देशों में रहने लगते हैं और वहां का जो है पढ़ाई लिखाई तौर तरीका सीख लेता है, तो उनको अगर हिंदुस्तानी कह दीजिएगा तो जैसे लगेगा कितना बड़ा पाप कर दिए, लजा जाएंगे। हिंदुस्तानी नाम भी सुनना नहीं पसंद करते हैं, तो वही कहते हैं हिंदुस्तानी नाम सुने अब ये संकुचित लजात। कहते हैं भारतीय अब वस्तु ही सो ये है घिना। कहते हैं इसी वजह से हम ही सब लोगों के वजह से जो है, भारतीयों के वजह से ही भारत के ही वस्तु भारत के मार्केटों में पड़ा पड़ा बर्बाद हो रहा है, घिना रहा है। आगे कहते हैं देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल। कहते हैं देश नगर, देखिए देश जो है नगर बानक बनो। कहते हैं देश जो है अब इतना बेकार होते जा रहा है, एकदम बर्बाद होते जा रहा है कि सब अंग्रेजी, सभी जगह जो है अंग्रेजी का ही प्रचलन होते जा रहा है, जिसके वजह से जो है देश नगर जो है बर्बाद हो रहा है। क्या हो रहा है? बर्बाद हो रहा है। आगे कहते हैं हाटन में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल। क्या कहते हैं, आप जब भी मार्केट जाइए तो आप देखिएगा हर एक जगह जो है आपको सिर्फ अंग्रेजी अंग्रेजी ही वस्तु दिखेंगे। मतलब दूसरे देश का मोबाइल लीजिए, चाइना का मोबाइल मिले, जापान का मिले, अमेरिका का मिले, फ्रिज लीजिए, टीवी लीजिए, सब मार्केट में कौन सा माल है? अंग्रेजी। आगे देखिए क्या कहते हैं, जिनसो समल सकत नहीं तन की धोती ढीली ढाले देश प्रबंध करे हिंगे वे या कैसी खाम ख्याली। कहते हैं जिन लोगों से अपने तन की मतलब शरीर का ढीला ढाला जो पहनता है, मतलब पहनते हैं धोती, उनसे अपना धोती नहीं संभलते हैं और उनको जो है दे देते हैं देश की रखवाली करने, और उनका रखवाली और खाम ख्याल मतलब देश को संभालने के लिए दे देते हैं। यहाँ देखिए कहते हैं जिनसो संभल सकत नहीं तन की ढीली ढाली धोती देश प्रबंध करे हिंगे हुए कैसी खाम ख्याल। कहते हैं जिन लोगों से अपने शरीर के ढीले ढाले धोती जो नहीं संभलते हैं और उन व्यक्ति उनको हम देश का प्रबंध मतलब रक्षक बना करके, नेता बना करके बिठा देते हैं, तो वह कैसे देश की रक्षा कर पाएंगे। आगे कहते हैं दास प्रवृत्ति की चाह चाहूं दिसी अरहूं बरन बढ़ाले करत खुशामद झूठी प्रशंसा मन हो बने डफाले। कहते हैं दास प्रवृत्ति सब लोग के अंदर जो है ना, इच्छा जो है ऐसा मतलब सबके अंदर गुण होते जा रहे हैं कि थोड़ी पैसे हो जाएंगे तो सब चाहेगा कि एक नौकर रख ले और उनसे अपना कार्य करवाए, तो ऐसा सब के अंदर मतलब गुण आते जा रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। यहाँ कहते दास प्रवृत्ति की चाह चाहूं दिसी चारहूं बरन, सब के अंदर ये मन जो है बढ़ रहा है,
और साथ ही कहते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि झूठे में किसी की प्रशंसा करते रहते हैं और उसका खुशामद करते रहते हैं, उसकी बड़ाई करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को कवि जो कहते हैं डफाली कहते हैं, जो कि कोई भी बजाकर चल जाते हैं डफाली को। ठीक उसी प्रकार तो देखिए इस प्रकार से ये कविता था स्वदेशी। कौन सा? स्वदेशी। तो अगर आपसे पूछ ले कि स्वदेशी कविता के लेखक कौन है, तो आपको पहले लेखक परिचय बता दिए, उनसे संबंधित मुख्य बातें भी बता दिए। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप सभी ने जो है स्वदेशी कविता और इनके लेखक के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिए। साथ ही अगर देखिए और इसी तरह का वीडियो चाहते हैं कि आपके लिए लाते रहें, तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथ ही जो है वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों में भी शेयर करिए, और वीडियो समाप्त करने से पहले आप वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए, ताकि आपके एक लाइक से हम जैसे इस तरह का वीडियो और भी आपके लिए लाते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।